Good morning to all. सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिकांगों के अध्ययन के क्रम में आज हम कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जिसको कि हम केंद्रक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। केंद्रक सभी कोशिकीय जो भी फंक्शंस हैं उनका डायरेक्शन और उनका कंट्रोल करता है और सभी जो लिविंग सेल्स हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया, वायरस और ब्लू ग्रीन एल्गी में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होने में उसमें जो स्पष्ट एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी एब्सेंट होती है और इसी आधार पर इनके केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर ही जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है और जो क्रोमेटिन या जो हेरिडिटरी मटेरियल जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है इससे प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जबकि यूकैरियोट जीवों में जो न्यूक्लियर डीएनए या क्रोमेटिन वो केंद्रक में पाई जाती है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सामान्यतः कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द सेल्स आर मोनोन्यूक्लिएट। किंतु हायर प्लांट्स की जो मेच्योर सीव ट्यूब्स और जो मनुष्यों की जो आरबीसीज हैं, हमारी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो ए न्यूक्लिएट होती हैं या इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और कुछ कोशिकाएं जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर रेटिकुलम और क्रोमेटिन। सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमने पहले भी बताया है कि ये मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। दिस इज न्यूक्लियस और दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियर lamina. This is inner membrane and this is outer membrane and this is perinuclear space. तो हमने कहा कि ये न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इस कॉम्प्लेक्स डबल मेम्ब्रेन में निश्चित इंटरवल पर बड़े पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स पाए जाते हैं, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, 1 2 3 4 5 इक्विडिस्टेंट पोर्स पाए जाते हैं इस पे। इसी वजह से एंडरसन ने इसका नाम न्यूक्लियर एनवेलप भी रखा था। और इस जो ये आवरण है इसकी दोनों जो मेम्ब्रेन है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच की जो स्पेस है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये पहले ही बात कर ली है इसके बारे में। दिस इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो न्यूक्लियर एनवेलप की जो प्रत्येक मेम्ब्रेन है यानी कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन, ये 90 एंगस्ट्रॉम मोटाई
होती है इसकी, और जो इसकी आउटर सरफेस है, आउटर मेम्ब्रेन है, इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स की वजह से ही ये खुरदरी होती है, रफ होती है, और ये अधिकतर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। जो ये न्यूक्लियर पोर्ट्स हैं, ये विभिन्न परिस्थितियों में खुलते एवं बंद होते रहते हैं, और न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव्य के बीच जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो इन न्यूक्लियर पोर्ट्स के द्वारा ही होता है। ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ओरिजिन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो ओरिजिन है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम से हुई है। कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई जो वेसिकल्स हैं वो गुणसूत्रों के चारों ओर इकट्ठा होकर और बाद में फ्यूज होकर कंप्लीट मेम्ब्रेन बनाती है। इस प्रकार से इसका ओरिजिन माना जा सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और इसके फंक्शंस जो हैं, ये न्यूक्लियस के मध्य होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं और कोशिका द्रव्य, यानी कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन में ये सक्रिय भाग लेती है, और न्यूक्लियोप्लाज्म से इसका संबंध मतलब बहुत ही क्लोज संबंध है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म से। इस कारण केंद्रक कला से हल्का इंजरी भी केंद्रक के कोलैप्स होने के लिए उत्तरदायी है, और ये पदार्थों की ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से ये इसके फंक्शंस हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेप और कैरियोलिम्फ, हम किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। ये है न्यून मतलब लो विस्कोसिटी का ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड मटेरियल है, जो कि कणिका में प्रोटीन की सॉल अवस्था का बना हुआ आधारभूत पदार्थ है। ये आवश्यकता अनुसार जेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, और कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में ये विविध रूपों में दिखाई देता है। इसमें जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो ये उसको ये आधार देता है, और इसमें उच्च अनुपात में प्रोटीन, बड़ी मात्रा में फास्फोरस तथा कुछ न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। इसमें विभिन्न एंजाइमों की जो सक्रियता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कारण ही होती है। न्यूक्लियस में जो विभिन्न पदार्थों की जो विभिन्न एंजाइम्स की जो सक्रियता होती है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कारण ही होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, पेप्टिडेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कोशिका विभाजन में स्पिंडल फॉर्मेशन में भी भाग लेता है। ये इसके फंक्शन हो जाते हैं। तो हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हमने देखा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम आते हैं न्यूक्लियोलस पे। न्यूक्लियोलस की जो खोज है वो फोंटाना ने 1781 में की गई थी। लगभग सभी कोशिकाओं में इंटरफेज न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये राउंडेड और ओवल आकृति का होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो राउंडेड या ओवल आकृति की होती है, और अधिकांशतः न्यूक्लियोलस एक निश्चित स्थान पर पाई जाती है। स्ट्रक्चर, जो इंटरफेज न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस हमें जब
कोशिका विभाजन के समय जब न्यूक्लियस इंटरफेज अवस्था में होता है तब हमें ये स्पष्ट दिखाई देती है। तो हम उसी समय इसके स्ट्रक्चर की हम वो कर पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं इसका। तो ये दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, फिलामेंटस पार्ट एवं एमोर्फस पार्ट। जो फिलामेंटस पार्ट है या जो तंतुमय भाग है उसको हम न्यूक्लियोनिमा भी कहते हैं। जो एमोर्फस पार्ट है या अक्रिस्टलीय भाग जो है वो कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में हमें दिखाई नहीं देता है और टीलोफेज में फिर ये पुनः प्रकट होता है। न्यूक्लियोनिमा जो है यानी कि जो फिलामेंटस पार्ट है वो डीएनए द्वारा निर्मित एक स्थायी संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो न्यूक्लियोलस है इसके एमोर्फस पार्ट को हम देखें तो इसमें 4 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। फिलामेंटस पार्ट या न्यूक्लियोनिमा तो अलग है। जो एमोर्फस पार्ट है यानी कि जो इसका अक्रिस्टलीय भाग है इसमें 4 डिस्टिंक्ट पार्ट दिखाई देते हैं, ग्रेन्युलर जोन, फाइब्रिल जोन, एमोर्फस प्रोटीन पार्ट और न्यूक्लियर एसोसिएटेड क्रोमेटिन। तो जो ये ग्रेन्युलर जोन है ये एक तरह से यहाँ जो भी ये जो भाग है ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल से बना हुआ पार्ट है जो कि न्यूक्लियोलस का पेरिफेरल पार्ट है, परिधीय भाग है। और ये कणिकाएं जो हैं राइबोसोम की प्रिकर्सर्स हैं। जो ग्रेन्युलर जोन है यहाँ से राइबोसोम का निर्माण होता है। जो फाइब्रुलर पार्ट है यानी कि जो रेशेदार भाग है, सेकेंड जो रेशेदार भाग है ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए लंबे रेशे हैं। और थर्ड वन इज अक्रिस्टलीय प्रोटीन पार्ट, एमोर्फस प्रोटीन पार्ट है। ये प्रोटीन द्वारा निर्मित मैट्रिक्स है जिसमें रेशे और जो ग्रेन्युलर पार्ट है वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो उसमें मिले हुए रहते हैं, उसमें तैरते रहते हैं। और चौथा है न्यूक्लियर एसोसिएटेड क्रोमेटिन या केंद्रिक संबद्ध क्रोटीन क्रोमेटिन। इस कुछ क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स जो हैं न्यूक्लियोलस के पेरिफेरल पार्ट में पाए जाते हैं। इनसे निकलकर जो न्यूक्लियोलस के अंदर निश्चित अंतराल पर इंट्रा न्यूक्लियर जाल फैला रहता है। तो ये न्यूक्लियर एसोसिएटेड क्रोमेटिन है। ये न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है। दिस इज न्यूक्लियोलस। ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्रोमेटिन मटेरियल है। दिस इज एंडोप्लाज्मिक। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। These are pores. This is nuclear envelope, outer and inner membrane, and perinuclear space. Chemical composition of the nucleolus. केंद्रिक का रासायनिक संगठन। तो केंद्रिक मुख्यतः आरएनए तथा प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसके चारों तरफ डीएनए रिंग भी पाई जा सकती है। इसमें केवल फॉस्फोप्रोटीन्स ही पाई जाती हैं तथा ये प्रोटीन काफी अधिक मात्रा में होती है। और न्यूक्लियोलस के आरएनए का जो बेस कॉम्पोजिशन है वो राइबोसोमल आरएनए के समान ही होता है। इसमें एसिड फॉस्फेटेस, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज तथा डीएनए संश्लेषण वाले एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लियस में भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। बायोजेनेसिस ऑफ न्यूक्लियोलस या ये कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये केंद्रिक जो है ये संगठित तथा एक कंटिन्यूअस बॉडी के रूप में नहीं पाया जाता। ये कोशिका विभाजन के आरंभ में विलुप्त हो जाता है तथा इसके अंतिम चरण में टेलोफेज में ये पुनः प्रकट हो जाता है।
जो ये न्यूक्लियोलस है, ये हैप्लॉइड सेट के एक या दो गुणसूत्रों द्वारा एक निश्चित स्थान पर बनता है और इन गुणसूत्रों को न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन में राइबोसोमल आरएनए की 18S तथा 28S जीन पाई जाती है। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस केंद्रक कला पर संलग्न रहता है तथा इससे वैक्यूल्स तथा न्यूक्लियोलर मटेरियल का कोशिका द्रव्य में ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो एम्फीबियन oocytes में पेकाइटिन के अंत में केंद्रक की परिधि पर लगभग 1000 न्यूक्लियोलाई एकत्रित हो जाते हैं और केंद्रक आवरण की छिद्रों से होकर केंद्रित पदार्थों का अभिगमन कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भाग लेने वाली कोशिकाओं में केंद्रिक आकार में बड़े होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जहां पर प्रोटीन संश्लेषण होता है कोशिकाओं में, वहां पर उनके केंद्रक में इनकी जो साइज होती है वो बड़ी हो जाती है। समसूत्री विभाजन में भी न्यूक्लियस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये देखा गया है कि जो सोमेटिक सेल्स में दो न्यूक्लियोलस में से अगर एक जो है वो इंजर्ड हो जाती है तो समसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये सब जो है ये सारे फंक्शंस हो गए किसके, न्यूक्लियोलस के। नाउ न्यूक्लियर रेटिकुलम या केंद्रक जाली। न्यूक्लियोप्लाज्म में असंख्य हल्की अभिरंजित टेढ़ी मेढ़ी धागेनुमा संरचनाएं धसी रहती हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन निमेटा कहते हैं। और हल्की कुंडलित क्रोमेटिन निमेटा आपस में गुथ कर एक जाली का जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्रोमेटिन जालिका लाइनिंग या एक क्रोमेटिन की बनी हुई होती है। एसिडिक डाइज से गहरी तथा बेसिक डाइज से हल्की अभिरंजित होती है। जो अम्लीय रंजक हैं उनसे तो ये गहरे अभिरंजित होती हैं और जो क्षारीय रंजक हैं उनसे ये हल्की अभिरंजित होती है। और इसी के आधार पर जो इंटरफेज अवस्था है उसमें क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिन लाइनिंग के जो फाइन थ्रेड्स के रूप में फैली रहती है ये, और कुछ स्थानों पर क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर गहरी अभिरंजित होती है। ये स्थल हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं, जहां पर गहरा अभिरंजन मिलता है और क्रोमेटिन जो है वो डेंसली एक दूसरे के साथ में जाल के रूप में होती है, वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाती है। और इसके अलावा जहां पर ये डिस्पर्स्ड होती है वहां पे ये हल्का अभिरंजन लेती है और यू क्रोमेटिन कहलाती है। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो दो में डिवाइड हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन जब ये कंडेंस्ड फॉर्म में होती है और गहरी अभिरंजित होती है, और जब ये डिस्पर्स फॉर्म में होती है और ये हल्की अभिरंजित होती है तब ये यू क्रोमेटिन। हम पहले हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में जानेंगे। ये गहरा रंग लेता है, ये गुणसूत्रों के जो कंडेंस्ड इलाकों में पाया जाता है। ये थोड़ा अपेक्षाकृत कम ही मिलता है, इसका डीएनए भी कम सक्रिय होता है। जो इंटरफेज की जो पूर्वावस्था के आरंभिक चरण में यानी कि अर्ली प्रोफेज में जो कंडेंस्ड रहने वाले जो स्थल हैं वो सब हेट्रोक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन दो प्रकार की होती है, फैकल्टेटिव एंड कंस्टिट्यूटिव। जो
फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन की अस्थायी तथा एक इनएक्टिवेटेड अवस्था है। इसमें जो क्रोमोसोम पेयर्स में से एक आंशिक या पूर्ण रूप से हेट्रोक्रोमेटिक हो जाता है, और जो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, ये एक प्रकार की स्थायी तथा क्रोमोसोम पेयर के दोनों क्रोमोसोम्स में पाई जाती है, और ये बहुधा सेंट्रोमियर, टीलोमियर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजम में गुणसूत्र के दूसरे भाग में पट्टी के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा पादपों दोनों में इसका केंद्रिक न्यूक्लियस से गहरा संबंध होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो स्थल हैं वो आनुवंशिकता की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इनका डीएनए यू क्रोमेटिन के दूसरे भाग में पाई जाने वाली डीएनए से भिन्न होता है। इसे सेटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे रिपीटेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बना होता है। और फंक्शंस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, तो जो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है उसके जो फंक्शंस हैं वो ये हैं कि ये जो जीनोम के अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक भागों के बाह्य विध्वंसक बलों से रक्षा करता है। केंद्रिक संगठन जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के चारों ओर 18S तथा 28S राइबोसोम आरएनए के सिस्ट्रोन को म्यूटेशन से भी रक्षा करता है। सेंट्रोमियर हेट्रोक्रोमेटिन कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के पृथक्करण में भाग लेता है। अर्धसूत्री विभाजन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बनाने के लिए ये आकर्षण उत्पन्न करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये डीएनए की अनुकृति मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन में तथा अनुलेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गुणसूत्रों के कार्य रूप से संबंधित स्थलों के बीच समीपता स्थापित कर क्रोमो सेंटर बनाता है। ये जीवों के जनन में बैरियर बनाकर जो इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी में सहायक है। इस प्रकार से ये हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस। नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर केंद्रक का रासायनिक संगठन जो न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोप्रोटीन तथा कुछ एंजाइम्स और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, मेनली न्यूक्लियोप्रोटीन है और कुछ एंजाइम्स हैं, बाद में कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं और लिपिड्स हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में 3 समूह में हम इसको वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट बेसिक प्रोटीन्स, ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले बेसिक प्रोटीन्स हैं। इनमें हिस्टोन्स तथा प्रोटीन्स डीएनए से संबद्ध होकर क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं, और ये लगभग 2000 अणुभार की प्रोटीन है। ये 2 प्रकार की होती है, हिस्टोन्स एंड प्रोटीन। हिस्टोन्स का विस्तृत वितरण जो है वो बहुत ज्यादा है, और ये मुख्य रूप से आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, अमीनो से बनती है। और जो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सभी प्रोटीन्स में आर्जिनाइन का अभाव होता है। ये क्रोमोसोम के रखरखाव तथा रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। दूसरा है हाई मोलिकुलर वेट एसिडिक प्रोटीन्स। ये गुणसूत्रों के बाहर पाई जाने वाली नॉन हिस्टोन और एसिडिक प्रोटीन्स हैं। इनमें मुख्यतः रेजिडुअल प्रोटीन तथा डीएनए एंजाइम्स आते हैं। केंद्रक में पाई जाने वाली अधिकांश अम्लीय प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन है, और इसके मुख्य अवयव जो हैं वो ट्रिप्टोफैन,
टायरोसिन अमीनो अम्ल है और ये केंद्रक के विशिष्ट उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये हमने दोनों के बारे में जाना। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं वो दो प्रकार की हैं, लो मोलिकुलर वेट बेसिक प्रोटीन्स जिनको कि हिस्टोन और प्रोटीमीन्स में बांटा है, और हाई मोलिकुलर वेट एसिडिक प्रोटीन्स, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बारे में। नाउ कम्स न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्रोमेटिन में सबसे महत्वपूर्ण अवयव हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे अगले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। देन एंजाइम्स, ये केंद्रक में असंख्य एंजाइम खोजे गए हैं। इनमें डाइसल्फोपायरिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज राइबोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज, एडिनोसिन डाइएमिनेज, पायरुवेट काइनेज इत्यादि जो हैं। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोप्लाज्म में एनएडी, एटीपी आदि कोफैक्टर्स तथा कई कोएंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रेसेस में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं, किंतु इन लवणों की जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक सामान्यतः इनके जो सॉल्ट्स हैं वो सामान्यतः प्रोटीन तथा एंजाइम से जुड़े हुए रहते हैं। लिपिड्स जो है मुख्य रूप से लिपोप्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड्स के रूप में पाए जाते हैं और ये केंद्रक के कुल भाग का 3 से 10% भाग होता है। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स ऑफ न्यूक्लियोलस एंड फॉस्फोलिपिड्स ऑफ क्रोमोसोम, और दोनों ही पूर्णतः भिन्न है। ये हो गया केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है, प्रिजर्व द जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट एंड कंट्रोल द सेल रिप्रोडक्शन, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रिजर्व करता है और सेल रिप्रोडक्शन को ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुणों की जो आनुवंशिक गुणों का जो गमन है उसको ये कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियर पोर्स आर द साइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल इनटू द साइटोप्लाज्म। हमने पहले भी पढ़ा, ये जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हमने तब हमने कहा कि ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इसमें ये साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में उनके जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के जो पार्टिकल्स हैं उनके आवागमन को ये साइट्स हैं उनकी, उनको फैसिलिटेट करती हैं। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स एंड आयंस आर आल्सो एक्सचेंजेबल थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों प्रकार से डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये इसको फैसिलिटेट करते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की जो उत्पत्ति है उसमें भी सहायक है। अब हम एक सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की सिग्निफिकेंस क्या है ये हम एक प्रयोग के द्वारा हम देखते हैं। ये है एसिटिबुलेरिया की दो स्पीशीज हैं जिन पर हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया 1934 में। एसिटिबुलेरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें इसने देखा कि केंद्रक जो है वो कोशिका के कार्यों के साथ साथ प्राणी के गुणों को भी कैसे नियंत्रित करता है वो हमें इससे पता चलता है। एसिटिबुलेरिया की दो जातियां हैं, एसिटिबुलेरिया क्रेनेलुटा एंड एसिटिबुलेरिया मेडिटेरेनिया, मेडिटेरेनिया एंड एसिटिबुलेरिया क्रेनेलुटा। इसको इसका जो कैप है वो इस प्रकार से पूरा फैला हुआ फ्लावर लाइक है और इसका जो कैप है वो इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रक्चर है इसका। दिस इज क्रेनेलुटा एंड दिस इज मेडिटेरेनिया। इनके टोपी के आकार में भिन्नता है, ये हमने देख लिया। दोनों ही प्रजातियों में जो स्टॉक के तले में जो ये यहाँ पे जो इसके राइजोइड्स है यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है दोनों में।
एसिटाबुलेरिया में रीजनरेशन की शक्ति होती है। अगर इसका हम ये शीर्ष काट दें तो ये वापस से रीजनरेट हो जाता है। यदि इनकी टोपी काटकर एक प्रजाति के वृंत के ऊपर दूसरी प्रजाति की टोपी ग्राफ्ट कर दें तो टोपी का जो आकार है वो मूलाभास में स्थित केंद्रक द्वारा निर्धारित होता है। अगर हमने इसका यहाँ से जो ये मेडिटेरेनियन है इसका हमने जो ये कैप है इसको यहाँ से कट करके और इसके ऊपर क्रेनिलोटा का कैप इसके ऊपर यहाँ पे ग्राफ्ट कर दें तो हम देखेंगे कि टोपी का आकार और उसका जो मूलाभास इसके जो मूलाभास में उपस्थित केंद्रक से निर्धारित होता है। यानी कि अगर केंद्रक क्रेनिलोटा का है तो टोपी जो है वो क्रेनिलोटा वाली ही होगी और अगर केंद्रक मेडिटेरेनियन का है तो टोपी भी मेडिटेरेनियन वाली ही होगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जीवों के गुणों का निर्धारण जो है वो केंद्रक के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में केंद्रक के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, nuclear reticulum, then chemical constitution of nucleus, and last में functions of nucleus, and last में significance of nucleus हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।